तो दोस्तों आज हम स्पेस 14 में हम सिमेट्री ब्रेकिंग का जिक्र करेंगे। सिमेट्री कैमरामैन अच्छे से दिखाना है। ब्रेकिंग कल ही हमने बात किया था कि अगर कोई मास के अंदर ग्रेविटॉन सीट सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट है और उसके साथ अगर फील्ड भी सिमेट्रिक है तो वो पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा और उस मास को एम नॉट रेस्ट मास जो एनर्जी मास में लॉक है उसको एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड जो रहेगी वो भी सिमेट्रिक रहेगी। अगर मास में जो एनर्जी है वो असिमेट्रिक हो जाए, मतलब ग्रेविटॉन सीट्स थोड़ा सा एक तरफ ज़्यादा हो जाए, तो इसके साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी हल्का सा असिमेट्रिक हो जाएगी। यूएस मतलब असिमेट्रिक, यूनाइटेड नेशन असिमेट्रिक और ये मास जो असिमेट्रिक है, अब इसका मास इंक्रीज कर जाएगा और इस असिमेट्रिक मास को हम एम आर से रिलेट करेंगे और एम आर बराबर हो जाएगा एम नॉट प्लस जो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो हम मास ऐड करेंगे, या एनर्जी के टर्म में कहें कि एम आर रिलेटिविस्टिक मास mc स्क्वायर ये असिमेट्रिक है इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर जो सिमेट्रिक है स्ट्रक्चर है। अब इस पे काइनेटिक एनर्जी जो एक्स्ट्रा ग्रेविटॉन सीट्स इस सिमेट्रिक मास को असिमेट्रिक बना देते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो मास है और उसकी फील्ड है, अगर ये मान लीजिए सिमेट्रिक मास है और उसकी सिमेट्रिक फील्ड है ना, एम नॉट सब कुछ रेस्ट पे है, लेकिन एक नीचे अर्थ है, क्या है उससे बड़ा एक बड़ा मास है, बिग मास मान लीजिए अर्थ है। तो अर्थ जो है अपने एक लेवल पर एक हाइट पर फील्ड को कंट्रोल करेगी, ना कि ये एम नॉट मास। तो ये जो आप ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे हैं बेसिकली अर्थ कंट्रोल करेगी। इस कंडीशन में अगर ये एम नॉट इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाए, क्या आ जाए, काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो कैमरामैन? अगर अर्थ ना होता और एम नॉट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता तो इसका जो रिलेटिविस्टिक मास होता वो असिमेट्रिक हो जाता। अब अर्थ मौजूद है तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ऑलवेज एक ही लेवल पर एक ही हाइट पर सिमेट्रिक रहेगी, लेकिन एम नॉट में काइनेटिक एनर्जी असिमेट्रिक हो जाएगी, मतलब एम नॉट एम आर में तब्दील हो जाएगा और ये एम आर असिमेट्रिक होगा, लेकिन इसके अगल बगल की फील्ड आपको सिमेट्रिक दिखेगी। क्या दिखेगी? सिमेट्रिक। और वास्तव में आपको एम नॉट आपको मूव करता दिखेगा वी वेलोसिटी से मूव करता दिखेगा, लेकिन फील्ड जो एक्चुअली में डिक्टेट कर रहा है वो चूंकि अर्थ है, इसलिए मूविंग मास में भी आपको अगल बगल की फील्ड सिमेट्रिक दिखेगी। क्या दिखेगी? सिमेट्रिक दिखेगी। ये हम क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम केवल मास पे फोकस करें, मान लीजिए कोई मास है एम, ये रेस्ट पे है तो एम नॉट है, क्या है? एम नॉट। तो ग्रेविटॉन सीट सिमेट्रिक है। अभी इसमें अगर एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड कर देते हैं, ग्रेविटॉन अगर एक तरफ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो ये असिमेट्रिक एम नॉट असिमेट्रिक मास में बदल जाता है एम आर में, और एक्चुअली में एम नॉट पर असिमेट्रिक ग्रेविटेशनल मतलब जो पोर्शन है एनर्जी का वो ओवरलोड हो जाता है। तो एम आर एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक मास एक्चुअली में जो गामा टाइम्स एम नॉट होता है, एक्चुअली में ये असिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटॉस सीट स्ट्रक्चर में अंदर।
मास के अंदर। अच्छा, अब आपको हम बता दें कि ये जो ग्रेविटॉन शीट्स हैं, ये फ्लैट है डीप स्पेस में, और जब लाइट ट्रेवल करती है तो ये शीट 3D में प्रोजेक्ट हो जाती है, 2D से 3D में प्रोजेक्ट हो जाती है। और इस तरह से क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मास को देखें, अर्थ के मास को, तो उस फील्ड में दो पॉइंटों के बीच में जब नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा रहेंगी, फिर ये ट्रायंगल्स कम होंगे, मतलब शीट्स कम होंगी, फिर ये एक्चुअली में फ्लैट पहुंच जाएगा। ये जो पल्स आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि फ्लैट शीट्स को हम तभी एकोमोडेट ज़्यादा कर पाएंगे जब उसको 3D में प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन लाइट जो ट्रेवल करती है इन्हीं फ्लैट शीट में ट्रेवल करती है, और ये इनको 3D प्रोजेक्शन देती है। तो ये जो फ्लैट शीट है, इस फ्लैट शीट में डीप स्पेस में अगर हम लाइट को ट्रेवल कराएं डिस्टरबेंस, तो उसको वो 3D प्रोजेक्शन देती हैं। और ये जो 3D प्रोजेक्शन दे रहे हैं, और लाइट एज अ डिस्टरबेंस, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट को, ये इस फ्लैट शीट में एक तरह से एक्स्ट्रा एनर्जी है। और ये जो लाइट है, ये डिस्टरबेंस इस फ्लैट शीट को डिस्टर्ब करता है, लेकिन उसके बावजूद ये फ्लैट शीट ज़्यादातर सिमेट्री अपनी बनाए रहती है। कैसे बनाए रखेगी? जितना पोर्शन ऊपर जाएगा लगभग उतना पोर्शन नीचे जाएगा। आपको A एंड B के बीच में जहाँ एक शीट थी, अब A एंड B के बीच में वहाँ पर दो शीट आ जाएंगी, क्योंकि वो ये 3D में प्रोजेक्ट हो गए हैं। लेकिन डिस्टरबेंस हमेशा, जो बेसिक सिमेट्री है 2D की जो फ्लैट शीट है, इसमें जो भी डिस्टरबेंस करेगा वो स्वयं एक सिमेट्रिक डिस्टरबेंस होगा। ऊपर के डिस्टरबेंस को प्लस कहें और नीचे के डिस्टरबेंस को हम माइनस कहेंगे, ठीक है। और यही नंबर ऑफ शीट भी, एक्स्ट्रा शीट भी आ जाएगी, अब एकोमोडेट हो जाएगा। अगर इसको A1 सीट कहें तो ये 2 सीट हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी डिस्टरबेंस जो इस फ्लैट शीट में सिमेट्रिक डिस्टरबेंस में तब्दील हो रहा है, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ ये डिस्टरबेंस असिमेट्रिक रहेगा। मतलब इस डिस्टरबेंस की टेंडेंसी रहेगी आगे फ्लैट शीट्स में गुजरने की C की स्पीड से। तो कुछ डिस्टरबेंस जो स्वयं एक एनर्जी है, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन कुछ ना कुछ असिमेट्री रहती है। तो जो भी असिमेट्री रहेगी डिस्टरबेंस में, वो C की स्पीड से प्रोपोगेट होगी एज अ लाइट। तो नेचर सिमेट्री में रहना चाहता है। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी जब भी आती है तो उसको भी सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है ये शीट, लेकिन वो कंप्लीट वे में, सिमेट्रिक वे में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। जब परफेक्ट सिमेट्री हो जाती है मास के रूप में, रेस्ट मास के रूप में, तो फील्ड भी दोनों तरफ सिमेट्रिक हो जाती है। मान लो डिस्टरबेंस लॉक हो गया हो, गोल गोल घूम रहा हो, और इसी के साथ फील्ड भी लॉक हो गई हो, लाइट का डिस्टरबेंस। अब आते हैं कि सिमेट्री ब्रेकिंग को अब थोड़ा सा और आगे कहानी इसकी बढ़ाते हैं। आगे कहानी ऐसे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए ये एक फ्लैट शीट है और इसमें एक डिस्टरबेंस है जो C की स्पीड से चल रहा है। दूसरी फ्लैट शीट है, इसमें दूसरा डिस्टरबेंस है, ये भी C की स्पीड से इधर चल रहा है, अपोजिट है। ये फोटोन P1 हो गया, ये फोटोन P2 हो गया। ये दोनों डिस्टरबेंस कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं कैमरामैन रीमा जायसवाल? कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं। अगर ये दोनों डिस्टरबेंस कोलाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कुछ ग्रेविटॉन शीट के डिस्टरबेंस हैं, सब कुछ ग्रेविटॉन शीट्स में हो रहा है। ये फोटोन P1 और फोटोन P2 ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं।
कोलाइड करते समय शीट स्ट्रक्चर अगर इस तरह से चेंज हो जाए ओवरऑल, हमने पिछले एपिसोड में देखिए कुछ इस तरह से, ये शीट से सब कुछ, ग्रेविटॉन शीट से ही सब कुछ बन रहा है कैमरामैन, समझ रहे हो ना। तो पहले तो जब डिस्टरबेंस बढ़ रहा था आगे सी की स्पीड से इधर, सी की स्पीड से इधर, तो ये नेगेटिव वाला प्लस हो जा रहा था और ये प्लस वाला नेगेटिव हो जा रहा था। तो ओवरऑल क्या बोलते हैं, कोई एक किसी पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे तो अभी माइनस है, कुछ समय बाद प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अगर दो डिस्टरबेंस इस तरह से कोलाइड करे कि सीट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए कि एक रीजन में पॉजिटिव डिस्टरबेंस लॉक हो जाए और नेगेटिव डिस्टरबेंस भी लॉक हो जाए, अगर इस पॉइंट पे फोकस करें तो आपको एक ओवरऑल नेगेटिव डिस्टरबेंस इसी पॉइंट पे दिखेगा। क्या है, दिखेगा। अच्छा, इन दो नेगेटिव डिस्टरबेंस को, ये जो नेगेटिव डिस्टरबेंस लॉक हो गए, यही हिग्स के क्या है, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स, हिग्स नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव डिस्टरबेंस लॉक हो गए, ये हिग्स के पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स जो इसके अंदर लॉक हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो डिस्टरबेंस अभी ज़्यादातर सिमेट्रिक था, एज अ लाइट किसी की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, वो अब नेगेटिव फील्ड और पॉजिटिव फील्ड में दिखने लगा। इसी को कहेंगे हम क्या, सिमेट्री ब्रेकिंग। क्या कहेंगे, सिमेट्री ब्रेकिंग। सिमेट्री ब्रेकिंग होने का क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्जेस, अब मासलेस नेगेटिव चार्जेस का जन्म होता है और पॉजिटिव मासलेस चार्जेस का जन्म न्यूक्लियस में एक पॉइंट में होते हैं और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल उसके चारों तरफ, ठीक। ये बीच वाली जो आप ग्रेविटॉन शीट देख रहे हैं, इसको आप अभी भी जो नॉर्मल डिस्टरबेंस जो अभी अनलॉक है उस तरह से समझिए, और ये अभी भी असिमेट्रिक है। क्या है, ये अभी भी सिमेट्रिक है। ये क्या है, इस पूरे पोर्शन को हम कहेंगे जो हिग्स के मासलेस पार्टिकल, जो उनके बीच में जो ग्रेविटॉन शीट्स नॉर्मल डिस्टरबेंस लाइट की तरह लिए हुए हैं, इस पूरे सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्ड। इसको कहेंगे न्यूक्लियस की फील्ड या प्रोटॉन फील्ड। और ये जो आप नेगेटिव मासलेस मास चार्ज देख रहे हैं, नेगेटिव मासलेस चार्ज, ये डायनेमिक है। क्या है, डायनेमिक। मतलब अगर इस दो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को देखें, अगर हम इन दो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के बीच में ये जो शीट्स हैं ये वाइब्रेट कर रही है। ये क्या है, माइनस पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव, तो ये वाइब्रेट कर रही है। ये क्या हो जाएगा कैमरामैन, पॉजिटिव, अभी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ शीट चालू, ठीक है ना। यही चीजें यहाँ पे भी होंगी। ये टोटल इलेक्ट्रॉन फील्ड बना रहे हैं और ये मासलेस पार्टिकल्स हैं। क्या है, मासलेस। लेकिन इसके बावजूद भी फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होगा, इसके फ्लक्चुएशन की वजह से ये सिस्टम तो क्लोज है, आपको क्लोज सिस्टम दिखेगा एकदम। आप इसको, इस नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई। लेकिन सीट स्ट्रक्चर जो इन दो मासलेस पार्टिकल के बीच में ये सीट स्ट्रक्चर जो वाइब्रेट कर रहा है, उसके कारण नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स में कुछ शीट इधर से आएगी और कुछ शीट इधर चली जाएगी ना। कहने का मतलब ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटॉन शीट इस नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को बना रही है, वो एक तरफ से शीट आएगी, एक तरफ से शीट बाहर भी चली जाएगी। तो एक तरह से ये डायनेमिक सिस्टम होगा। क्या होगा, डायनेमिक सिस्टम। कुछ ऐसा आपको लगेगा कि ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेविटॉन शीट्स पर रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जब इसी चीज को आप 3D में देखेंगे, इसी पूरे फिगर को आप 3D में देखेंगे तो 3D में आपको ऐसा दिखेगा कि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स जो हैं 3D में, और बीच में ये ग्रेविटॉन शीट भरी हुई है। इन ग्रेविटॉन शीट में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स ये डिफ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं। हाँ मतलब मूव कर रहे हैं अच्छा। ना। हाँ। इन ग्रेविटॉन शीट्स में, इन ग्रेविटॉन सीट में में डिफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा। कभी कभी आपको, अब जब इस पिक्चर में आ जाएंगे आप, तो कभी कभी आप देखोगे कि दो मासलेस पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए? एक दूसरे में फ्यूज भी हो गए। क्या हो गए? फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गए। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस की फील्ड के बाहर जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं, ये हिग्स फील्ड है, और ये ग्रेविटॉन शीट बीच में होती है, जिसमें अभी भी डिस्टर्बेंस सिमेट्रिक वे में है लाइट की तरह। लेकिन ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ये मूव करते हैं, और जब ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल काफ़ी पास आ जाते हैं तो इनके सरफेसेस लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभी तो ये मूव कर रहे हैं, ये सरफेसेस ग्रेविटॉन शीट के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब मूव करते करते ये दोनों मासलेस पार्टिकल्स आपस में फ्यूज हो जाएं, तो यहाँ पर ये जो सरफेस है, कुछ सरफेस अब लगेगा कि ये एक पार्टिकल है। क्या है? एक पार्टिकल है। मतलब दो सरफेस से एक सरफेस अंदर लॉक हो गया। ये जो एक्स्ट्रा लॉक है, यही एक्स्ट्रा लॉक जो सरफेस लॉक हो गया है, यही मास बनाता है। क्या बनाता है? यही मास की प्रॉपर्टी देता है। इसीलिए श्रोडिंगर इक्वेशन के जो श्रोडिंगर इक्वेशन के डेरिवेटिव, अगर इस नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की बैलेंसिंग करें, इस नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की, तो एक पर्टिकुलर रीजन में मान लीजिए, तो कितने पार्टिकल्स इधर से आए, कितने पार्टिकल्स इधर को गए डिफ्यूजन से, प्लस बहुत जगह मास बन रहा है। क्या है? यहाँ मास बन रहा है, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स को ये रेजिस्ट भी करता है। क्या करता है? रेजिस्ट भी करता है। तो दूसरा टर्म ये होगा। तीसरा टर्म, ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल इधर से आए और इधर गए डिफ्यूजन से, और ये मास कितने को आने नहीं दे रहा है, मतलब तो वो वाला टर्म। और तीसरा, ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स आपस में मिलके क्या बना लिए? नेगेटिव मास बना लिए, फिक्स मास। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में इसीलिए तीन टर्म, अगर इसको बैलेंस करें, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को बैलेंस करें और उसको साई से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें हम, कहने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव फील्ड है और इसके बगल नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं जो डिफ्यूज कर रहे हैं, और डिफ्यूज करते करते इस रीजन में मान लीजिए मास भी बना लिए, तो अगर इस रीजन में हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स को डेंसिटी को साई से रिप्रेजेंट करें, और इस पॉइंट पे जहां मास बना हुआ है, तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे। एक जो डिफ्यूजन, कितना डिफ्यूजन, नेट डिफ्यूजन इस बॉक्स में हुआ, प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता साहब को याद करें, और इसको बायोरिएक्टर अगर मान लें तो कितना डिफ्यूजन हुआ, अपने प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार कटियार साहब को याद करें, तो एक टर्म तो ये हो जाएगा, कितने पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल अगल बगल से यहाँ डिफ्यूज हुए। दूसरा टर्म जो हो जाएगा कि मास, अगर ये मास ना होता तो डिफ्यूजन की रेट कुछ और होती, लेकिन ये मास है और वो भी कहीं ना कहीं v से इधर या उधर मूव कर रहा है, तो इसलिए मासलेस पार्टिकल्स को जो डिफ्यूज हो रहे हैं उनको या तो ऐड कर रहा है या तो वापस ठेल रहा है। तो दूसरा टर्म आपको जोड़ना पड़ेगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और v टाइम्स मास का मूवमेंट पूरे सिस्टम की, जो एक जहाँ मास है उस हिसाब से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मल्टीप्लाई भी जितने यहाँ पे मासलेस पार्टिकल्स हैं। और तीसरा टर्म जो कैमरामैन रीमा जायसवाल, ये हो जाएगा कि जो भी इन दोनों के नेट के कारण मासलेस पार्टिकल इस पर यूनिट वॉल्यूम में आए हैं, उसमें से कितने का सरफेस हाइड हो गया जिन्होंने मास बना लिया।
तो वो लॉस को दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लॉस लॉस को। को। यही लॉस स्पिन कांस्टेंट है। क्या है? स्पिन कांस्टेंट। और ये लॉस भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। एक्चुअली में इन दोनों टर्म एक जैसे, या इस टर्म को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन है। ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से श्रोडिंगर साहब ने लिखी है, आई एच कट डेवर बाई डेवर टी। अरे वाह, कैमरामैन को बताइए, आर्ट की स्टूडेंट है, इसको याद हो गया। साई एक्स टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी। तो इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन ये है। इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारी इक्वेशन में 3 टर्म है, एक्चुअली में ये दोनों टर्म एक साथ आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक साथ। या इससे बेटर है इस टर्म को आप इधर लिख लीजिए। एक्चुअली में ये मास बना रहा है। क्या बना रहा है? मास बना रहा है। मास बना रहा है ना। तो इसको आप यस टाइम्स डेवर रो एक्स बाई डेवर टी इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको जब इधर ले आएंगे तो आपको दोनों टर्म एक जैसे दिखेंगे। दोनों टर्म एक जैसे दिखेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन ये है, और यही सिमेट्री ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड हिग्स फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। और कैसे सब कुछ ग्रेविटॉन सीट्स में लाइट के फ्लक्चुएशन से आता है, ये सब चीज़ें हमने आज सिमेट्री ब्रेकिंग में आप लोगों को समझाई। बाकी पिछले एपिसोड्स में आप रेफर कर सकते हैं। और स्पिन क्या है ये भी पिछले एपिसोड में हमने समझाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल में अलग अलग तरह की फील्ड्स हैं। इलेक्ट्रॉन फील्ड है, प्रोटॉन फील्ड है ना। लेकिन ये जो चाहे इलेक्ट्रॉन फील्ड हो, प्रोटॉन फील्ड हो, हिग्स फील्ड हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें एक बेसिक स्ट्रक्चर से आ रही हैं। और वो बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, ग्रेविटॉन शीट है। और ग्रेविटॉन शीट में जो डिस्टरबेंस होता है वो लाइट होता है। क्या होता है? लाइट। वो एज अ सिमेट्रिक डिस्टरबेंस ज्यादातर वो एक डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ असिमेट्री होती है इस डिस्टरबेंस में, जो लाइट को, फोटॉन को डायरेक्शन मतलब एनर्जी को, फ्लो को डिफाइन करती है। एक्चुअली में यही फोटॉन्स जब शीट्स पे कोलाइड करते हैं तो वास्तव में यही फिर पॉजिटिव फील्ड, न्यूक्लियस की फील्ड और इलेक्ट्रॉन फील्ड, न्यूक्लियस की बाहर की फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसी को सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव फील्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और अगल बगल आप नेगेटिव फील्ड को देखेंगे, तब भी आपको सिमेट्री दिखेगी। क्या करेगी? सिमेट्री दिखेगी। सिमेट्री ब्रेकिंग के बावजूद भी आप ज्यादातर नेचर कोशिश करता है कि सिमेट्री कुछ ना कुछ आप कंजर्व कर दो। और वो सिमेट्री जो कंजर्व करता है, न्यूक्लियस की जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ जो नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरी तरह की सिमेट्री नेचर दिखाता है। तो पेनरोज साहब जो कहते हैं कि सिमेट्री लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, वे बिल्कुल ठीक बात है। नेचर सिमेट्री को प्रिफर्ड करता है। और जब कोई भी लाइट एज ए डिस्टर्बेंस सिमेट्री को डिस्टर्ब करना चाहती है, ग्रेविटॉन शीट को, तब भी वो उस डिस्टर्बेंस को भी सिमेट्रिक वे में करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी असिमेट्री कुछ बची रहती है, वही लाइट की स्पीड को जन्म देती है। लेकिन जब दो लाइट पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो फिर सिमेट्री ब्रेक होती है। लेकिन सिमेट्री ब्रेक होती है तो एटम बनता है, पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव फील्ड में मासलेस नेगेटिव पार्टिकल जो बनते हैं, हिग्स के मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स बनते हैं। और ठीक इसी तरह न्यूक्लियस की फील्ड भी बनती है, हिग्स के पॉजिटिव पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे भी जब सिमेट्री ब्रेक होती है, क्योंकि जो सिमेट्रिक डिस्टर्बेंस लाइट की तरह लाइट में था, पॉजिटिव नेगेटिव, वो ब्रेक हुआ,
तो हिग्स के मासलेस पार्टिकल्स बने, लेकिन उसके बावजूद भी नेचर एक दूसरे फॉर्म की सिमेट्री अचीव करता है कि सेंटर में न्यूक्लियस की फील्ड होती है और चारों तरफ उसके नेगेटिव फील्ड होती है। तो ये एक दूसरी तरह की सिमेट्री नेचर जनरेट करता है सिमेट्री ब्रेकिंग के बावजूद भी। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। बस इतना कहना चाहते हैं कि रिलेटिविस्टिक मास जो होता है स्वयं वो एक असिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेस्ट मास होता है वो सिमेट्रिक होता है। रेस्ट मास में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो रिलेटिविस्टिक मास में भी होंगे, लेकिन रिलेटिविस्टिक मास में जो एटम्स हैं उन एटम्स में जो ग्रेविटॉन सीड्स लॉक हैं ना, जो एटम्स के बीच में एटम की कोई बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन न्यूक्लियस है उसके बगल इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इलेक्ट्रॉन फील्ड की कोई बाउंड्री नहीं है, समझ रहे हैं। तो जब दूसरे न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे बाउंड्री के बिना, लेकिन नंबर ऑफ ग्रेविटॉन सीड्स जो दो न्यूक्लियाई के बीच में लॉक हो जाते हैं वो घट बढ़ सकते हैं। मतलब हिग्स के नेगेटिव पार्टिकल्स तो वही रहेंगे, टोटल उनकी संख्या, चाहे वो क्या बोलते हैं रेस्ट मास m0 हो, चाहे रिलेटिविस्टिक मास mr हो, लेकिन जो ग्रेविटॉन सीड्स कंज्यूम हुई है ऑन एन एवरेज वो एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक मास में एक डायरेक्शन में वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है, और इसीलिए रिलेटिविस्टिक मास जो है वो असिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर ग्रेविटॉन सीड्स के टर्म्स में मास को डिफाइन करें तो इसमें नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा होंगी। ऑफ कोर्स चूंकि नेगेटिव मासलेस पार्टिकल हिग्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो वही हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ वही रहते हैं, प्रोटॉन्स भी टोटल नंबर ऑफ वही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को बनाने वाली जो शीट्स है उनकी संख्या कुछ न कुछ बढ़ जाती है, जो एमआर में रिप्रेजेंट होती है। तो उम्मीद है ये सिमेट्री ब्रेकिंग आप लोगों को एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर कोई मास है उसमें काइनेटिक एनर्जी दे देंगे तो एक्स्ट्रा सीड्स ग्रेविटॉन सीड्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब मास इंक्रीज होता है, लेकिन मास का स्ट्रक्चर जो m0 है वो वही रहता है। ठीक है, ये दोनों चीजों को हम एकोमोडेट करते हैं। हमारी थ्योरी में रिलेटिविस्टिक मास में वास्तव में मास इंक्रीज करता है। ऑफ कोर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर m0 के रूप में लॉक है हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स और न्यूक्लियस की फील्ड में, वो वही रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। एपिसोड को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सर। तो कैमरामैन का नाम? कैमरामैन रीमा जायसवाल का बहुत बहुत आभार। मैं मनीष जायसवाल, प्रयागराज इलाहाबाद से, मकान नंबर 869। थैंक यू।